नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी सुन रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन रहे हैं 91.2 की फ्रीक्वेंसी पर और हमारे ऐप हेलो हल्द्वानी के जरिए आप हमें देश विदेश में भी सुन पा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सोनू भट्ट और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे बेहद खास मेहमान डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी। आप सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं आईसी देहरादून मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में। इससे पूर्व आप एएसआई में विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास मिशन पर जो कि है ज्ञान भारतम मिशन। भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने, उसको डिजिटाइज करने और प्रसारित करने की एक राष्ट्रीय पहल है ये, जो कि परंपरा को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ जोड़कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने वाली है। और इसी क्रम में पांडुलिपियों की जो है राष्ट्रव्यापी पहचान की जाएगी और उनका सूचीकरण कर उन्हें संरक्षित किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा उनको। तो अब सर, क्योंकि आप ज्ञान भारतम मिशन से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो आम जन को बताइए पांडुलिपियां क्या होती है, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, वो क्या होती है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? देखिए, पांडुलिपियां एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ है जो कि पुराने भोजपत्रों में, ताड़पत्रों में लिखे जाते थे। उसके साथ साथ बाद के विकास के क्रम में जब पेपर का इन्वेंशन हुआ, उसमें पेपर में भी हस्तलिखित जो ग्रंथ होते थे वो भी पांडुलिपियों की श्रेणी में आते हैं। और इन पांडुलिपियों के माध्यम से हमें प्राचीन संस्कृति के बारे में मालूम चलता है और इसके साथ साथ उस समय की तत्कालीन जो गतिविधियां हैं, जो आम जन की जीवन यापन की शैली है, वहाँ पर क्या साहित्य की रचना होती थी, कार्य प्रणाली होती थी, शासन प्रशासन किस तरह का होता था, धार्मिक क्या मान्यताएं थी, इन सभी का लेखा जोखा हमें पांडुलिपि के माध्यम से मिलता है। जी, तो क्या जरूरत डिजिटाइज करने की महसूस हुई बदलते हुए समाज के चलते? ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा है हमसे। देखिए, ये भारतीय संस्कृति विरासत, इसको संजो के रखना तो एक न केवल भारत मतलब किसी भी देश के लिए गर्व का विषय होता है, मगर भारत के संस्कृति मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है ये, जिसमें संपूर्ण भारत में जहाँ जहाँ भी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पर्सनल कलेक्शंस हैं, वहाँ पर पांडुलिपियां अगर उनके पास हैं तो उनकी कलेक्शन, उनके बारे में जानकारी रखना एक मिशन के रूप में तैयार किया गया इसका योजना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देखिए, जाने अनजाने में अगर किसी के पास अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट पड़ी हुई है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है समाज के बारे में, तत्कालीन पीरियड के बारे में, तो अगर वो जानकारी अगर बाहर नहीं आती तो कभी समाप्त भी हो सकती है। उसके कई कारण होते हैं, भौगोलिक पर्यावरण कारण हो सकते हैं, उसमें दीमक लग सकती है, उसमें मॉइस्चर लग सकता है, उसकी इंक में अगर मॉइस्चर लगने से इंक डिसफिगर हो सकती है। तो एक बहुत ही अनजाने में बहुत सी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है हमारे विलुप्त हो सकती है। जिनके पास वो है सर, तो वो उसके बारे में उतने अवेयर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है और उससे इतिहास का हम कितने हद तक पता लगा सकते हैं। तो फिर वो उसको उतना संजो के नहीं रख सकता, उसके प्रति इतनी सजगता उसके पास नहीं रह सकती है, क्योंकि इसको जानने वाले देश में पांडुलिपि को पढ़ने वाले, पांडुलिपि को समझने वाले बहुत संख्या में बहुत कम है जी। और उनको ये भी मालूम नहीं रहता है कि जो पढ़ने वाले हैं संख्या में कम है, लेकिन उनके पास कलेक्शन की कमी है। ये कलेक्शन हमारे उन लोगों के पास हो सकते हैं जो पांडुलिपि को समझने वाले नहीं है जी, बिल्कुल, उनके पास भी कलेक्शन हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में अगर ये भारत सरकार ने एक योजना बनाई जिसमें हमारे देश की जितनी भी विरासत है पांडुलिपि के माध्यम से हमको पता चल पाए, तो उसको डिजिटाइजेशन करना, जहाँ जहाँ पे ये रखी गई है उनके उन स्थान के बारे में, जो जो कस्टोडियन है उनके बारे में विवरण तैयार करना और फाइनली इसका रख रखाव करना, संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ा मिशन है, तो मिशन पूरे देश में ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, देहरादून मंडल से जुड़े हुए हैं, तो उत्तराखंड के विषय में जब हम आते हैं तो यहाँ क्या कुछ खास हो रहा है इस मिशन के चलते? जी, उत्तराखंड में अभी तक हमारी जो निदेशिका हमको डायरेक्शन दिल्ली से देती है जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएटेड है, उनके निर्देशन में हम उत्तराखंड यूनिट काम कर रही है। उसमें हमको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई देहरादून मंडल को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मैं स्वयं और हमारे सहयोगियों के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो उसकी जानकारी रखना और उनका एक टेबुलेशन तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं पहली स्टेज में। तो अभी लगभग 13,000 मैन्युस्क्रिप्ट पूरे उत्तराखंड से रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। विशेष रूप से उत्तराखंड में कई शासकों ने रूल भी किया है। उदाहरण के रूप में कहूँ कि जैसे टेरी शासक हैं और गोरखा शासक हैं, उसके बाद कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं, उनके पीरियड की बहुत सी जानकारी लिखित माध्यम से, मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से आज भी कई राजघरानों में रखी गई है। हम प्रयास कर रहे हैं और कि उनसे संपर्क स्थापित करें
ताकि वो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हम तो उन तक पहुंचे और उसके फ्यूचर के रखरखाव के बारे में, डिजिटाइजेशन के बारे में हम ये रूपरेखा बना पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि आप संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि संपर्क स्थापित हो पाए। जब हम बड़े संस्थानों की बात करते हैं तो वहां तो जब आप जाएंगे तो चीजें आपको फिर भी काफी हद तक इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन जब हम किसी आम नागरिक के पास जाएं जिसने अपने हो सकता है कि 200-300 साल 400 साल पुराना कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट संभाल के रखा हो, तो उस नागरिक से आप कैसे संपर्क साधते हैं, कैसे उन्हें समझाते हैं और कैसे वो चीज अपने संरक्षण में उनसे लेते हैं? देखिए, आज के दौर पे तो मल्टीमीडिया के जमाने में हमने कोशिश करी है कि अपनी जितनी हमारी जो वेबसाइट है और हमारा इंस्टाग्राम पेज है और फेसबुक पेज है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देहरादून मंडल, उस पे हमने एक अपील भी की है आम जनता से, जिनके पास इस तरह की कोई भी जानकारी है तो हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आपको मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी बता दूं कि हमारे पास कुछ सज्जन आए भी थे और हमने उनकी मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्शन भी किया था। तो पिछले 3-4 महीने में हमने लगभग 60-70 पेज यानी कि 22-23 बंडल हमने मैन्युस्क्रिप्ट के कलेक्ट भी किए। तो इस अपील का बड़ा सकारात्मक परिणाम रहा। हमारे पास आए भी और हमने कलेक्ट भी किया, उसको विधिवत रूप से उनका एक्नॉलेजमेंट किया कि वो आपने दी है, उनसे प्रॉपर तरीके से जो एक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है सरकारी रूप से, वो भी हमने उनसे अधिकृत किया था। इसके साथ साथ आम आदमी, आपने पूछा कि इनको कैसे हैंडल करना है, देखिए इसमें हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आम जनता को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है, आपको जरा भी अनुमान है कि इम्पोर्टेंट है, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी रखी जा रही है, हस्तलिखित ग्रंथ है, तो उसमें डायरेक्ट टच नहीं करना आपको, क्योंकि आपके हाथ में भी कई बार कंटेमिनेशन होते हैं। जो लिखावट होती है वो आपके हाथ में पसीना या इस तरह की कंटेमिनेशन होती है, उससे कई बार वो डिसफिगर होने के चांस रहते हैं, मॉइस्चर लगने के चांस रहते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट टच उसको नहीं करना है। अगर आपको करना भी है तो बिना पेज को टच करें, आप ऐसे कोने में टच करें जहाँ से वो आसानी से लिखावट पे आप हाथ न लगाएं। एक तो ये, दूसरा ये, इस तरह की जो भी आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट है तो आप अपने घर पे ही रख रहे हैं अगर, तो ऐसी जगह पे रखें जहाँ अंधेरा ना हो, डार्कनेस ना हो, जहाँ वो मॉइस्चर ना हो, वेंटिलेटेड हो प्रॉपर तरीके से, ऐसी जगह पे आप लोगों को रखना है। कोशिश करें कि जिनमें दीमक लग जाती है इस तरह की लकड़ी के बॉक्सेस में न रखे जाए, स्टील के संदूक में रखे जाए। कोशिश करें कि ओपन स्पेस में रखे, अलमीरा में, वो स्वतः रूप से लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकते। तो ये तो सावधानियां रहेंगी किस तरह से हम अपने घर की पांडुलिपि अगर हमारे पास है तो हम उसे संरक्षित कर सकते हैं। यहाँ एक बात ये आती है, जैसे आपके विभाग को पता चलता है कि किसी के घर पर इस तरह की एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो है और आप उसको चाहते हैं कि आप कलेक्ट करें और उसको अपनी कलेक्शन में सूचीकरण के लिए ले जाएं। अब यहाँ पर जब आप उनसे बातचीत करने आते हैं तो वो उस चीज को उतना नहीं समझ पाते, उनके पुरखों की विरासत को सोचकर उनकी संवेदनाएं उससे जुड़ी होती हैं, भावनाएं जुड़ी होती है, तो उनको आप कैसे समझाते हैं? पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ज्ञान भारतम मिशन का ये जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि जिनके पास भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनसे हम उनकी मैन्युस्क्रिप्ट अपने पास रखेंगे। ये इस बात से बिल्कुल भी उनको किसी भी तरह का संकोच नहीं है और किसी तरह का डर भय की बात भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जिनके पास भी इस तरह की बहुमूल्य विरासत है उनको अपने आप में स्वतः गर्व है, देश के लिए भी उनको गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इतनी बहुमूल्य विरासत छिपी हुई है। बल्कि उनको आगे आकर के विभाग से संपर्क स्थापित करना चाहिए कि उनको ये जानना चाहिए कि जो हस्तलिखित ग्रंथ है उसमें आखिर क्या क्या जानकारी छिपी हुई है जो कि हमारे देश की धरोहर है। बिल्कुल, वो बहुत से ऐसे अनसुलझे पहलू हैं, शायद वो स्क्रिप्ट को पढ़ करके, हस्तलिखित ग्रंथों को पढ़ करके नई जानकारी सम्मुख आए जो आज तक किसी को भी मालूम नहीं है और उसके मुख्य सूत्रधार आप रहेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए रहेगी। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति को मैन्युस्क्रिप्ट अगर है तो उसको गर्व करना चाहिए और ये जरूरी नहीं कि हम उस मैन्युस्क्रिप्ट को अपने साथ लेके जाएंगे। वो मैन्युस्क्रिप्ट आपके यहाँ रहेगी, मैन्युस्क्रिप्ट का वहीं डिजिटाइजेशन किया जाएगा, उसका प्रिजर्वेशन किया जाएगा और आपको सुपुर्द किया जाएगा वहीं पर। जी, और क्या इस पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा? जैसे आपने कहा कि वो उपलब्धि उनके नाम ही जाएगी। देखिए, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का जो मिशन है, इसमें सर्टिफिकेशन तो भारत सरकार तय करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उसको तय करेगी उनको क्या करना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई मैन्युस्क्रिप्ट अगर डोनेट भी करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, उनका नॉमेनक्लेचर तो नाम है ही, उनका हमेशा ही नाम रहेगा। जो ज्ञान भारतम प्रोजेक्ट की वेबसाइट बनी है पूरी, उनका ऐप बना हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट अपलोड उनके नाम से ही हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है कि आपने भारत सरकार, भारत के प्रति कितना बड़ा अमूल्य योगदान दिया अपने संस्कृति के प्रति। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप जितना हो सके इस ज्ञान भारतम मिशन में अपनी भागीदारी निभाइए, क्योंकि घरों में बहुत प्राचीन परंपराएं जो चली आ रही है तो वहां पर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे प्रिजर्व होती हैं और शायद हमें उसके बारे में उतना पता नहीं होता। तो अब मुझे लगता है लोग ज्यादा विजिलेंट होकर अपने घर के सामान को देखेंगे। अच्छा सर, अब एक पर्सनल सवाल यहाँ आता है, क्योंकि आप इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, तो
तो जब आप पर्सनली कहीं जाते हैं कुछ, तो आपका जो ऑब्जर्व करने का तरीका होगा वो शायद हम लोगों से अलग होगा। तो आप सबसे पहले किसी साइट पे गए या कहीं किसी मंदिर में गए या फिर किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर गए तो पहले क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं आप? अगर हम किसी भी एक प्राचीन मंदिर में या कोई इस तरह की साइट पे जाते हैं, अगर किसी भी प्राचीन स्मारक को या किसी प्राचीन अवशेष को समझने की आपकी इच्छा है तो उससे कनेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसका एक भावनात्मक स्वरूप ये है कि आपको सीधे से पहले 200, 300, 500, 1500 साल पहले जाना पड़ेगा, अपनी भावनाओं में और चेतन मन में जाना पड़ेगा, तो आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। जिस चश्मे से आप देखना चाहेंगे वही चश्मा आपको दिखाई देता है। तो आपको क्या होगा, पहले आपको प्राचीन उसमें जाना पड़ेगा कि यार हमारे पुरखे क्या यहाँ पूजा पाठ करते थे। भावनात्मक संकेत को लेकर आप जाएंगे तो उस अमुक स्मारक के बारे में समझ पाएंगे। दूसरी बात है, आपने कहा कि आप कैसे देखते हैं। एक मंदिर स्थापत्य शैली हमारी विशाल है पूरी, तो हम लोगों को ये देखने को आता है कि जिस मंदिर की बनावट जिस तरह की होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये मंदिर कितने साल पुराना होगा, इसमें जो मूर्तियां गढ़ी गई हैं वो कौन कौन से देवी देवता और मंदिर किस देवी देवता को समर्पित रहा होगा। तो उसमें यही पाते हैं कि जो मंदिर की वास्तुशैली है उसके आधार पे हर एक देवी देवता का स्थान नियत है जी। तो इस आधार पे मंदिरों की हम लोग अध्ययन अध्यापन भी करते हैं। तो यानी कि अध्ययन और अनुभव के जरिए ही आप जब भी किसी सांस्कृतिक विरासत को देखते हैं तो इसी नजरिए और उससे पहले कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। कनेक्ट होना, अगर आम आदमी भी उससे कनेक्ट होगा तभी अपनी विरासत के प्रति वो सजग हो पाएगा, उसको करप्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बिल्कुल, नहीं तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि गंदा उसमें लिख देते हैं, डिजिटल आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही मेरा सवाल भी होने वाला था क्योंकि देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभा ही रहे हैं और जितनी भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण का काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम आम जन को देखते हैं, एक नागरिक के तौर पर हम जब भ्रमण करने जाते हैं इन धरोहरों का, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दीवारों पर भी नाम लिखे हैं, उन्हें खराब किया गया है। जो विशालकाय पेड़ हैं जो कि अपने आप में एक कहानी कहते हैं, उनको भी खरोच खरोच के लोग उस पर अपना नाम लिख कर आते हैं। काफी मना भी किया जाता है और जागरूकता आई भी है, लेकिन अभी भी कई हद तक आप देखते हैं कि लोग उन्हें खराब करते हुए मिल जाते हैं। तो उनको आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे और हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आगे आए और अपनी धरोहर संरक्षण में व्यक्तिगत तौर पर भूमिका निभाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, हमारे यूथ में बहुत ताकत है जी। हमारा यूथ जो है यही किसी देश की दशा दिशा तय कर सकता है। बिल्कुल। तो यूथ को तो स्वाभाविक है, आना ही पड़ेगा इस फील्ड में और सकारात्मक ऊर्जा के साथ तो सकारात्मक रहेंगे। दूसरी बात है कि जिस भी जगह पे जाइए आप ऐसा समझिए कि मेरा घर है, ये मेरा देश है। जब 100 से जब तक शुरू नहीं करेंगे कुछ भी चीज संभव नहीं है जी। जैसे एयरपोर्ट्स है, रेलवे स्टेशन है, उसको अपना घर समझिए ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे विरासत हो, चाहे समाज हो, चाहे कोई भी स्थान हो, उसमें आप अपना घर जब तक नहीं ढूंढेंगे, यार अगर मेरा घर ऐसा होगा तो मैं इसको कैसे रखूंगा। अगर मैं अपने घर को साफ रख सकता हूँ तो अपने मैं स्मारक को भी क्यों नहीं साफ रख सकता हूँ। इस भावना के साथ अगर जाएंगे वो भावना ही काम करेगी। तब आपका स्वतः ही हाथ अगर दीवार में जा रहा होगा ये करप्ट करने के लिए, तो आपको वो भावना अंदर से आनी चाहिए, या नहीं इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खराब नहीं करना। तो ये भावना आपको पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर ही रही है। आपके माध्यम से इतना इम्पोर्टेंट आप इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रही हैं, आप हमसे जुड़ कर, हम आपसे जुड़ के, ये भी हो रहा है। लेकिन इससे इतना हम आम यूथ जो है उनको सीखना ही होगा। आज नहीं तो कल ये जरूरत है समाज की और धीरे धीरे चेंज होगा और हो रहा है देश में। मैं तो देख रहा हूँ काफी हद तक लोगों ने अपनी अवेयरनेस दिखाई है। अब पॉलीथीन भी कम डालते हैं, नो पॉलीथीन जोन भी हमने कई जगह डिक्लेयर किए स्मारकों पे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारी सबकी अपनी धरोहर है और हमें उसको बचा के रखना होगा ताकि हम अपने इतिहास को बचाए रख सके आगे। तो सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी इस खास मिशन के विषय में जो कि है ज्ञान भारतम मिशन, और बताया हमें कि किस तरह से क्या क्या इसके चलते पहल हो रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में और इतना समय हमारे साथ बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो अब हमारे सभी सुनने वालों को मैं बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी जुड़े रहे। आप सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हैं आईसी देहरादून मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, और आपने हमें बताई बहुत सारी बातें ज्ञान भारतम मिशन के विषय में। तो इसी तरह आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ये सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 91.2 की फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।